स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 4 पर। अध्याय का नाम है समतल में गति। और समतल में गति के अंतर्गत हम सदिश विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। सदिश विश्लेषण पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश का सदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिश का जब गुणा करें और परिणामी जो परिणाम हमें प्राप्त हो वो सदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहेंगे। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं कि दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। तो जब सदिश राशि प्राप्त होती है तो हम इसे सदिश गुणनफल कहते हैं, और जब अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। दोनों गुणे अपने आप में अलग हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सदिश गुणनफल पर। माना कि दो सदिश हमारे पास में ए तथा बी है, जो इस दिशा में सामान्य सदिश के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। हमें इन दोनों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सदिश गुणनफल को इस प्रकार से प्रकट किया जाता है A क्रॉस B। तो जब क्रॉस का निशान लगा हुआ हो तो ये सदिश गुणनफल को व्यक्त करता है। और इसके पहले हम बात कर चुके हैं A डॉट B, यानी कि डॉट का निशान लगा होगा तब वो अदिश गुणनफल को व्यक्त करेगा। तो सदिश गुणनफल को किस तरह से परिभाषित करते हैं? सदिश गुणनफल की परिभाषा होती है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल तथा दोनों सदिशों के मध्य के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात तीन चीजें हैं, एक तो ए और बी के परिमाण यानी कि ए बी, और इन दोनों के बीच का कोण, जैसे कि ए के समानांतर हमने ए बना लिया, बी के समानांतर बी बना लिया, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा ये वाला कोण है। तो इस थीटा कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। तो दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों के मध्य के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। ये हमारा सदिश गुणनफल हो गया। अब चूंकि ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है ये एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के साथ में हमें यहाँ पर एक दिशा बतानी पड़ेगी। तो इन दोनों का सदिश गुणनफल जो होगा उसकी दिशा क्या होगी? एन कैप के द्वारा व्यक्त होगी। तो ये दिशा के संबंध में बात हो गई कि इन दोनों से सदिश राशि प्राप्त होगी और उसकी दिशा एन होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये एन दिशा कौन सी दिशा होगी, किधर होगी? तो जब भी सदिश राशियों का गुणनफल किया जाता है तो हम इस राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं। अब आप इसे समझ लीजिए कि किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। अब यहां देखिएगा कि ये दो सदिश राशियां हैं ए और बी, है ना? और कोण का घुमाव कैसे हो रहा है? मेरी उंगलियों की दिशा में हो रहा है, यानी कि ए से बी की ओर हो रहा है। ये देखिए हमने तीर के द्वारा व्यक्त किया है। तो ये जो एन कैप लगाया है, इस एन कैप की दिशा इस अंगूठे के द्वारा व्यक्त होगी। हम और अलग से चित्र बनाकर भी आपको इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि माने कि एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, और यदि हम ए और बी, या इसको हम नाम अलग दे देते हैं पी और क्यू है, तो यदि P क्रॉस Q करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कोण P से Q की ओर मापा गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मापा गया है। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से यानी कि सदिश गुणनफल से जो परिणामी प्राप्त होगा उसकी दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और यदि इसका उल्टा हम बात करते, यदि Q क्रॉस P की बात कर लें, ये Q है, ये P है, और कोण यदि हम इस दिशा में मापेंगे तो आप देखिएगा कि कोण अगर इस तरह से मापा गया है, क्लॉकवाइज मापा गया है, तो मेरे राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इनका फोल्ड क्लॉकवाइज है, और अभी अंगूठा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी कि यहाँ पर एन कैप जो है इसकी दिशा ये होगी, यहाँ पर एन कैप की दिशा ये होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो सदिश राशि हमें प्राप्त होगी उस सदिश की जो दिशा होगी वो हम इस एन कैप के द्वारा व्यक्त करेंगे, और उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल है, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम की सहायता से हम इस एन कैप की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं कि इस
क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि इस ए और बी की सहायता से एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिसकी ये दो संलग्न भुजाएं हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पर ए के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ये ए के समानांतर है, और इसके शीर्ष से यानी कि ए के शीर्ष से बी के समानांतर इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। तो ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है। इस प्रकार से O, P, Q और R, O, P, R, Q एक समानांतर चतुर्भुज हुआ। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम Q से एक लंब डाल देते हैं OP पर, यानी कि QN लंब है OP पर। तो इस त्रिभुज को आप देखिएगा, त्रिभुज ONQ एक संपूर्ण त्रिभुज है। और संपूर्ण त्रिभुज है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। मैं यहां पर साइन थीटा लिखना चाहूंगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, QN बटे OQ। साइन थीटा बराबर QN बटे OQ। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम A क्रॉस B की बात करते हैं। तो A क्रॉस B ये क्या था, AB साइन थीटा है, यानी कि यदि ये A है तो इसका संख्यात्मक मान ये A हुआ। अब देखिए B साइन थीटा क्या है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, जैसा कि हमने यहां देखा है। तो QN बराबर क्या लिखा जा सकता है, OQ। OQ यानी कि B का संख्यात्मक मान B साइन थीटा, यानी कि आप यहां क्या लिख सकते हो, A और QN। A क्या है, आधार, और QN क्या है, लंब है। अगर इस समानांतर चतुर्भुज में बात करें तो आधार गुणित ऊंचाई, ये ऊंचाई हुई, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई। किसको व्यक्त कर रहा है, ये आधार को व्यक्त कर रहा है, ये ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि समानांतर चतुर्भुज OPRQ का क्षेत्रफल, यानी कि A क्रॉस B का यदि अपन संख्यात्मक मान देखें कि इन दोनों का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो वह OPQR के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि इस क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान होगा वो A क्रॉस B का संख्यात्मक मान होगा। ठीक, तो ये तो हमारी इससे संबंधित बात हो गई थी। कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं हम कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या गुण हैं। सदिश गुणनफल के गुण, नंबर 1, क्रम विनिमय का नियम यदि देखें तो A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A। ध्यान दीजिएगा, हमने अदिश गुणनफल में कहा था कि A डॉट B बराबर होता है B डॉट A के, पर यहाँ पर A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। कारण यह है कि दिशा बदल जाती है। A क्रॉस B, जैसा कि अपन ने अभी सबसे पहले चित्र बनाया था कि एक की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है तो दूसरे की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो दिशा बदलने से सदिश बदल जाते हैं, तो ये बराबर नहीं होता है। क्रम विनिमय का नियम हो गया। दूसरा, योग का यदि अपन देखें संवितरण का नियम, तो यदि A क्रॉस B प्लस C है तो इसको लिखा जा सकता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी कि हम इस A का B से मल्टीप्लीकेशन कर दें, A क्रॉस B सदिश गुणा कर दें, और A का इस C के साथ सदिश गुणा कर दें, A क्रॉस C के बराबर होगा। ये नियम सही है। अब यदि तीसरी बात करें तो A क्रॉस A, यदि किसी राशि का उसी राशि के साथ में सदिश गुणा करें तो देखिए क्या होगा, A गुणित साइन 0, क्योंकि A और A के बीच का कोण तो 0 होता है, तो A गुणित 0, इसका मतलब A क्रॉस A हमेशा शून्य प्राप्त होगा। किसी राशि का सदिश गुणन उसी राशि के साथ करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है।
चौथा, यदि थीटा का मान 90 हो अर्थात सदिश A सदिश B पर लंब हो तो क्या होगा? उस स्थिति के अंदर A क्रॉस B बराबर हो जाएगा AB। संख्यात्मक मान में A क्रॉस B जो है वो AB के तुल्य होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर n तो लगा ही सकते हैं, देयर इज नो मैटर। तो ये होगा। और अगर हम पांचवा बात करें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में क्रियाशील हो तो समान में तो हमने बात कर ही लिया है। और यदि 180 पर होंगे तो उस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? साइन 180 अगेन 0, थीटा का मान चाहे 0 हो या 180 हो, A क्रॉस B ये शून्य सदिश के बराबर होता है। तो ये कुछ सदिशों के गुण हुए, सदिश गुणनफल के गुण हुए। अब आइए अपन बात कर लेते हैं कि यदि एक सदिश को हम x, y और z अक्ष के अनुदिश वियोजित करके और उनका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर गुणन सदिश गुणन करते हैं तो हमें परिणाम क्या प्राप्त होते हैं। माना कि a बराबर है axi प्लस ayj प्लस azk, ये a है। और यदि b की बात करें तो b क्या है? b बराबर bxi प्लस byj प्लस bzk। यदि a के घटक x, y और z के अनुदिश ये हैं, b के घटक x, y और z के अनुदिश ये हैं, और हमें क्या करना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b क्या होगा? axi प्लस ayj प्लस azk क्रॉस करेंगे bxi प्लस byj प्लस bzk के साथ। अब जैसा कि हमने अदिश में किया था कि इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, अब फिर इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, देखिए क्या परिणाम आते हैं। तो उसके पहले अपन थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं एक और, ताकि फिर आगे हमें मदद मिलेगी। तो यहाँ देखिए कि i क्रॉस i बराबर j क्रॉस j बराबर k क्रॉस k, ये शून्य होगा। कारण यह है कि i और i के बीच का कोण शून्य है, तो साइन 0 होने से 0 हो जाएगा। उसी प्रकार j और उसी प्रकार k, तो i क्रॉस i जहां आएगा हम शून्य कर देंगे, j क्रॉस j आएगा तो शून्य कर देंगे, k क्रॉस k आएगा तो उसे भी शून्य कर देंगे। अब यदि i क्रॉस j आएगा तो क्या करेंगे? i क्रॉस j यदि आएगा तो इसे हमें लिखना है राइट हैंड थंब रूल से k। इसी प्रकार से j क्रॉस k आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे i, नियम वही। और k क्रॉस i आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे j। समझ आ रहा है? देखिए i j k, j k i, k i j, क्रम टूटेगा नहीं, है ना? i j k वाला, i के बाद क्या था? j, j के बाद k, फिर j से शुरू किया तो j के बाद k, k के बाद i आ जाएगा, फिर k से शुरू किया तो k के बाद i आ जाएगा और फिर j आ जाएगा। अब यदि हम इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा? यानी कि j क्रॉस i कर दें तो j क्रॉस i करेंगे तो भैया माइनस k करना पड़ेगा, फिर k क्रॉस j कर देंगे तो इसको भी माइनस i लिखना पड़ेगा, और i क्रॉस k ये करेंगे तो ये भी माइनस j लिखेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है ये सदिश में, क्योंकि यहां पर कोण क्या है? 90 है, और यहां पर जो है उलट गया, मतलब राइट हैंड थंब रूल पहले ऐसे लग रहा था, अब ऐसे लग गया, तो उस कारण से यहां पर माइनस आ गया। ठीक, तो अब हम इन बातों का ध्यान रखते हुए इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा? देखिए ax by ax by i क्रॉस j, i का क्रॉस हुआ j के साथ, फिर ax प्लस ax, एक मिनट, इसको अपन bx से ही करें ना सबसे पहले तो
आई क्रॉस आई, फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को समझा देता हूं। ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई, फिर अगले स्टेप में ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, है ना, फिर ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। अब ए वाई के साथ में हमें यही प्रक्रिया दोहराना है, तो प्लस ए वाई बी एक्स क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड, ये हो जाएगा जे क्रॉस के। सबके ऊपर कैप लगाइएगा, कभी मैं चूक भी जाऊं तो आप लोग जरूर लगाएं। प्लस अब z के साथ में हम ये काम कर लेते हैं, तो a z dx k क्रॉस i प्लस a z dy k क्रॉस j प्लस a z b z k क्रॉस k। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हमें उनको अप्लाई करना है, तो देखो i क्रॉस i शून्य होता है, तो ये हट जाएगा पद, है ना, ये शून्य का गुणा इसमें होगा तो शून्य आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी जगह हमें कुछ नहीं लिखना। अब i क्रॉस j, तो देखिए a x b y और i क्रॉस j क्या होगा, k, तो ये आ जाएगा k। ठीक, अब प्लस a x b z, a x b z और i क्रॉस k। अब i क्रॉस k देखिएगा, i क्रॉस k माइनस j के बराबर होगा, तो ये माइनस लगा देता हूं मैं, ये माइनस j के बराबर हो गया। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि i क्रॉस k था। अब यहां आइए j क्रॉस i, j क्रॉस i कहां है, ये j क्रॉस i क्रॉस j क्रॉस i माइनस k के बराबर होगा, तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस a y dx और j क्रॉस i k के माइनस k के बराबर, तो माइनस आ गया, ये शून्य हो जाएगा j क्रॉस j। ठीक है, फिर j क्रॉस k i के बराबर होगा, तो a y b z i, ये प्लस में रहेगा, प्लस a z b x और k क्रॉस i j के बराबर हुआ, प्लस a z b y और k क्रॉस j, ये माइनस i के बराबर होगा, तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, ये माइनस i हो गया, और k क्रॉस k शून्य हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 और 6 पद बचे हमारे पास में ये। अब हम एक काम करते हैं, इनको कॉमन कर लेते हैं, k को एक साथ, j को एक साथ और i को एक साथ। तो क्या प्राप्त होता है, अगर i को हम एक साथ करें तो a y b z माइनस a z dy i। फिर j को रखें तो एक j यहां है और एक j कहां है, ये रहा, तो प्लस az bx माइनस ax bz j और प्लस, अब k को रख सकते हैं, तो प्लस ax by माइनस ay bx k। ये हमने इन पदों को एक साथ कर लिया, तो ये a क्रॉस b का मान हमें इसकी सहायता से प्राप्त होगा। गणित वाले बच्चे इसको ऐसा भी लिखते हैं, a क्रॉस b बराबर डिटरमिनेंट में i j k ax ay az bx by और bz। लिखने का तरीका अलग है, जब इसे हल करेंगे तब यही समीकरण प्राप्त होगी, मतलब एक शॉर्ट में हम इस प्रकार से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा
सदिश गुणन से संबंधित बात हो गई। धन्यवाद।